गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा के अनसोल्ड पेपर 2019 का सेट है ये 346 डबल एफ यानी डबल डबल फ्रेंड। यदि डियर स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाई सुनील सर के न्यू व्यूवर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए जो है इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या अनसोल्ड पेपर चल रहा है कि ये लास्ट टाइम है और इन्हें बहुत देखकर जाना बहुत जरूरी है, वरना आपको पछताना भी पड़ सकता है। ठीक है, बिना देरी किए हम एक तरफ से करना शुरू करते हैं। विकल्प के लिए मैं एक लास्ट में वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सारे ही सेटों के सब विकल्प होंगे। एक एक नंबर वाले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला है, क्वेश्चन भी लिखने ही पड़ेंगे मुझे पता है। नोट करते चले, साथ के साथ लिखते चले। किसी तार का प्रतिरोध R ओम है। R ओम है। इसे मूल लंबाई के n गुना खींचा जाता है तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो नए तार का जो प्रतिरोध होगा, आपने पढ़ा होगा कि जितने गुना भी लंबाई करते हैं उसके स्क्वायर के गुणा कर देते हैं, यह आ जाएगा नए तार का प्रतिरोध R डैश n स्क्वायर और पुराना प्रतिरोध R। ये इसका हो जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा, और ये हो गया। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। मैं इसे आपको नोट करा रहा हूं, आप नोट करोगे। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। क्या होती है स्वप्रेरकत्व की परिभाषा? जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कुंडली में प्रवाहित धारा चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती, यानी धारा में परिवर्तन करोगे तो उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। एक बार और समझ रहे हैं, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा के मान में परिवर्तन करने पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। काय में? धारा के मान में परिवर्तन करने पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम V नॉट बराबर 510 नैनो टेस्ला है। तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए।
तो वैद्युत क्षेत्र का जो आयाम होता है हमारा, वो होता है, निकालने का एक सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र का आयाम निकालने का। क्या होता है भाई? C बराबर, पहले तो हम देख लें क्या दिया है हमें दिया है B0 का मान कितना, 510 नैनो टेस्ला, नैनो की जगह 10 की पावर माइनस के 9 टेस्ला। C का मान 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तुमने पढ़ा होगा C बराबर E0 बटे B0 होता है। हमें काय का मान चाहिए? E0 का, बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई, E0 बराबर CB0, E0 बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8, 510 गुणा 10 की पावर माइनस के 9, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। E0 बराबर 510 गुणा 3, 10 की पावर माइनस के 1, एक संख्या के बाद पॉइंट और लगा दो, एक पावर जोड़ दो, सारी पावरों का ही सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये जाएगा 51 गुणा 3, कुल मिला के E0 का मान आ जाएगा 153 न्यूटन प्रति कूलम। बिल्कुल सिंपल सवाल है। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये तीनों एक एक नंबर के क्वेश्चन है और एक एक सेकंड के क्वेश्चन है ना, आप नोट करो। हाँ, आगे पहुंचते हैं अब। आगे क्वेश्चन है, माइक्रो तरंग की तरंग दैर्ध्य का परिसर, माइक्रो तरंग के तरंग दैर्ध्य का परिसर तथा इसको उत्पन्न करने वाले स्रोत का नाम लिखिए। यानी माइक्रो तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है और जिस सोर्स से ये उत्पन्न होती हैं वो सोर्स क्या होता है बेटा। तो इसकी तरंग दैर्ध्य और इसके सोर्स के लिखने के लिए माइक्रो तरंगों की जो रेंज होती है बेटा, परिसर के लिए बोलते हैं रेंज, और वो रेंज हमारी कितनी होती है? वो होती है बेटा 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3 से 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 1 मीटर। और जो ये उत्पन्न होती हैं सोर्स जो है, सोर्स होता है बेटा निर्वातिका, निर्वातिका, नालिका में दोलित्र, ऑक्सीलेशन होता है जैसे दोलित्र, धारा से विद्युत चुंबकीय तथा विद्युत चुंबकीय दोलित्रों से। या तो बेटा ये हमारी वैक्यूम ट्यूब में होती हैं ऑक्सीलेशन करंट से, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेशन से होती हैं। इन चीज से ही हमारी ये उत्पन्न होती हैं।
ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। आगे है बेटा, डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए? डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए? डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए? तो इसमें लिख देंगे हम आंसर, इसके द्वारा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सत्यापन किया जाता है। डेविसन जर्मर के प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलते हैं कि जो भी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आई है उसका हम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं वो सही है या गलत है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों में घटकर 1/8 रह जाती है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों में घटकर 1/8 रह जाती है, तो इसकी अर्धायु ज्ञात कीजिए। अब हमें यहां से जो दिया है वो क्या दिया है, एक तो कैपिटल टी का मान दिया है, कितना दिया है 25 दिन, और n/n0 का मान कितना दिया है 1/8। अब तुम जानते हो कि n बराबर n0 1/2 की पावर n होती है। उसके बाद में n/n0 1/2 की पावर n, या इसका मान 1/8 1/2 की पावर n, या 1/2 की पावर 3, या 1/2 की पावर n। घातांकों की अगर हम कंपेयर कर दें तो n की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई 3। क्या करा हमने, कैपिटल टी का मान 25 दिन दिया है, n/n0 का मान 1/8 दिया है। सूत्र जानते हैं क्या होता है, n बराबर n0 1/2 की पावर n। अब n0 को हम गुणा से इधर लेके आएंगे तो काय में पहुंच जाएगा, वो बटे में पहुंच जाएगा, और कितना हो जाएगा 1/8 इक्वल टू 1/2 की पावर n। 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। कंपेयर हमने घातांकों की करी तो n की वैल्यू 3 आ गई, और हमने पढ़ा है n बराबर कैपिटल टी बटे टी हाफ, n की वैल्यू 3, कैपिटल टी का मान कितना है 25/t हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा टी हाफ इक्वल 25/3। जब 25 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 8.33 डेज। ये एक एक नंबर के हमारे 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 समाप्त होते हैं। आप इन्हें स्क्रीनशॉट के द्वारा उतारो।
अब हम जो है इसमें 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो ये है एक धातु जिसका कार्यफलन हमारा जो दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए और इसके निरोधी विभव की भी गणना कीजिए। और इसकी तरंग दैर्ध्य भी दे रखी है 5400 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है। जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है भाई, गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो हमें क्या क्या दे रखा है इसमें, एक तो इसमें इसकी तरंग दैर्ध्य दे रखी है और कार्यफलन। तरंग दैर्ध्य कितनी है, सॉल्यूशन देखते हैं। लैम्डा बराबर 5400 एंगस्ट्रॉम। इसे हम लिख दें 5400 गुणा 10 की पावर माइनस के 10, 1 2 3, 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 मीटर। एच की वैल्यू हम जानते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 34 सॉरी। और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और डब्ल्यू की वैल्यू हमें दी है 1.9। इलेक्ट्रॉन की जगह मैं मान रख देता हूँ इलेक्ट्रॉन का। तो ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू इक्वल 16 नामा 144, हाथ से लगे 14, 16 का ना 16 और 36, पॉइंट 1 और 1 2 के बाद 10 की पावर माइनस के 19। अब हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो आपने पढ़ा होगा ई के इक्वल कितना होता है, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस के डब्ल्यू। 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 34, सी का मान 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.6 गुणा 10 टू द पावर माइनस के 7 और ये जाएगा 3.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इससे ये कितनी बार किया जाएगा 18 टाइम। 36 अपॉन 18 गुणा 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी ये बेटा, ये हो जाएगी हमारी 15 और कुल मिला के 19 बचेगा। माइनस के 3.04 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। अब यहाँ 66 को कितने टाइम काट सकते हैं, 18 3 54, ये आ गए हमारे कितने 2, पॉइंट लगाया 0, 18 5 90, 18 छंग 108, कितने बचे फिर 12, 3.66, 3.66 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 माइनस के 3.04 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। 10 की पावर माइनस 19 कॉमन ले लोगे, इसमें से घटा दोगे तो ये आएगा 0.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 और ये आ जाएगी इसकी एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी। ये कैसा आई है, आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण से। मोबाइल है यार, उसके मोबाइल से रात को मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, बोला नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे चलते हैं।
आगे है क्वेश्चन हमारा 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। पाँच गुणा 10⁻⁷ मीटर जो तरंग दैर्ध्य वाला फोटोन है, इसकी हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन 7 मीटर, 6.6 × 10⁻⁻34, 3 × 10⁸। आपने पढ़ा होगा E बराबर क्या होता है, SC/λ। 6.6 × 10⁻⁻34, 3 × 10⁸ और 5 × 10⁻⁻7 गुणा करोगे तो यह जाएगा बेटा हमारा 19.8/5। 10 की पावर ये -7 है, ऊपर जाके +7 हो जाएंगे। 7 और 8 कितने जाएंगे, 15 -19। अब इसे हम डिवाइड कर देते हैं 19.8 को कितने से, 5 से। 5 दिया 15, कितना 4, पॉइंट लगाया 8, 5 नाम 45, 3 5 6 30। तो ये आ गया हमारा गतिज ऊर्जा इसकी 3.96 × 10⁻⁻19, जिसकी तरंग दैर्ध्य हमारी 5 × 10⁻⁻7 मीटर है। उसकी जो एनर्जी होगी 3.96 × 10⁻⁻19 होगी। सही है, ये आपने उतार ली। उसके बाद में इसका परिपथ में धारा ज्ञात करनी है। ज्ञात कीजिए, अच्छा आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो Q का मान दिया और C का, यहाँ से आप Q बराबर C भी लगाकर निकाल दोगे। उसके बाद है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो तुम जानते हो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए आपको मैंने सूत्र लिखाया, दूरदर्शी की विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। उसमें क्या होता है, 1.22 λ/d। अगर इसकी लैम्डा की वैल्यू बढ़ा दोगे तो विभेदन क्षमता कम हो जाएगी, और द्वारक बढ़ा दोगे तो उसकी विभेदन सीमा बढ़ जाएगी। ये आप जानते हो। फिर है सेक्शन डी। सेक्शन डी हमारा शुरू हो जाता है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। सेक्शन डी में क्या है, सेक्शन डी में ये है पहला क्वेश्चन कि नॉट गेट का प्रतीक चिन्ह बूलियन व्यंजक तथा इसकी सतत सारणी बनाइए। नॉट गेट का प्रतीक चिन्ह सतत सारणी तथा बूलियन व्यंजक लिखिए। अरे सतत सारणी क्या है, पहले तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। नॉट गेट, अरे गेट छूट गया भाई। नॉट गेट वह गेट जिसमें एक निवेशी चर तथा एक निर्गत चर होता है, वह गेट नॉट गेट कहलाता है। इसका बूलियन व्यंजक y बराबर a बार होता है।
अब जो है इसकी हमें चित्र बनाना है। तो चित्र क्या होता है, इसमें एक तो निवेशी चर है, एक निर्गत चर है। इसका इनपुट ए है तो आउटपुट वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए बार। और इसकी सत्यता सारणी होती है ए वाई बराबर ए बार। 0 प्रवेश करेगा तो 1 निकलेगा, 1 प्रवेश करेगा तो 0 निकलेगा। ये इसकी सत्यता सारणी हो गई। इसे भी नोट डाउन करो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ऐसा लैप में भी बैठे हो तो अभी जो है वीडियो देखते रहो। उसके बाद जहां भी तुम्हें दिक्कत आए उसे स्क्रीनशॉट ले लो, उसका जो है कॉपी में मेंशन कर लो। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 1:200 है। 1:200 है। इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा मेंस से जोड़ दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें पहली कुंडली में और दूसरी कुंडली में हमें क्या दिया है, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स दिया है। और वो कितना दिया है, एनपी की वैल्यू 1, एनएस की वैल्यू 200 यानी 1/200। अब इसमें जो द्वितीय कुंडली में हमसे धारा निकलवा रहा है, जबकि प्राथमिक कुंडली में तो इसने धारा दे दी, तो प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज भी दे दिया, कितना 200। और इसमें आईपी का मान भी दे दिया 2 एम्पियर। आपने पढ़ा होगा एनपी बटे एनएस बराबर बीपी बटे बीएस। इसकी वैल्यू 1/200 इक्वल टू बीपी की वैल्यू कितनी आ गई 200 बटे वीएस। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बीएस यानी सेकेंडरी वोल्टेज जो आ जाएगा 4 टाइम 0 वोल्ट। आपने पढ़ा है एक आदर्श ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो जितनी पावर ले रहा है उतनी ही पावर हमारी आउटपुट को दे जाए। तो क्या होते हैं, वो प्रतिबिंब होता है पीपी इक्वल टू पीएस, यानी पावर ऑफ प्राइमरी पावर ऑफ सेकेंडरी इक्वल होगा। और पी बराबर हमने पढ़ा है बीआई। ये क्या है प्राइमरी के लिए, ये क्या है सेकेंडरी के लिए। इसकी वैल्यू कितनी है 200। आईपी का मान कितना है 2। बीएस का मान कितना है हमारा 4 टाइम 0। आईएस का हमें निकालना है। कहना रहा कि द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी सेकेंडरी कॉइल में हमें करंट निकालना है। आईएस अपॉन
400 अपॉन 400, 4 बार 0, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। आई एस इक्वल, अगर 400 को हम 100 से 400 को अगर हम 4 से यानी काट दें तो वो 100 टाइम जाएगा, यानी 100 टाइम जाएगा। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, जीरो लगाया, जीरो बढ़ाया, और ये पूरा पूरा एक बार चला जाएगा। सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो होगा वो 0.01 एम्पियर होगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है, ये कभी गलत होता नहीं है। अगर हमारा धोखे से NS/N आ जाए तो यहाँ BS/VP कर दो तो भी हमारी वैल्यू निकल आएगी। और हम जानते हैं कि एक आइडल ट्रांसफार्मर वह होता है जिसकी इनपुट की पावर आउटपुट की पावर के इक्वल हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में आपको इसमें दिया गया है, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, और ये मात्र 20 मिनट की और वीडियो रह गई है। टोटल इसमें ये वाला अनसोल्ड पेपर सॉल्व हो जाएगा। आगे है कि सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2, ये हमें सिद्ध करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का है और 1 ही मिनट लगता है इसे समझ में आने में। 1 मिनट में ही ये समझ में आ जाएगा और 1 ही मिनट में हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए बेटा एक डायग्राम बनाते हैं। हम डायग्राम यहाँ बना लेते हैं क्योंकि सेपरेट डायरेक्शन में हो जाएगा। ये हमारा प्रिज्म कोण है ए, ये V है और ये C है। उसके बाद में हमने एक इंसिडेंट रे इस प्रिज्म के अंदर डाली जो कि एंट्री करने के बाद वो हमारी ऐसे निकल गई। एक रे को हमने, इस रे को अगर काल्पनिक देखें तो ऊपर गया होगा ऐसे, इस रे को आगे बढ़ाया तो ये यहाँ आया होगा, तो यहाँ पर जो विचलन आया वो डेल्टा m आ गया। एक रे हमने यहाँ से डाली, उसे भी आगे बढ़ाया, टकराने के बाद वो रे हमारी ऐसे निकल गई होगी, इसमें भी डॉट डॉट हो जाएगा। ये हमारा इंसिडेंट एंगल है, ये भी इंसिडेंट एंगल है आउटपुट का, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, डैश मान ले रहे हैं। उसके बाद में ABCDEFG। अब हम यह देखते क्या है, हम उसके बाद में यहाँ पर 2 एंगल और मान लेते हैं, ये एंगल X और ये एंगल Y। अब इसमें लिखना क्या है, इसमें हम लिखते हैं कि माना एक प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण A है तथा विचलन कोण डेल्टा m है। इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक स्मॉल n है। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं लिखना है इसमें। फिर हम चित्र पर चर्चा करके काम शुरू कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम बहिष्ठ कोण की प्रमेय लगाएंगे। कौन से वाले एंगल में, EDF में, त्रिभुज EDF में। कैसे डियर स्टूडेंट, वो होगा बहिष्ठ कोण की प्रमेय से, बहिष्ठ कोण की प्रमेय से। और बहिष्ठ कोण की प्रमेय आपने पढ़ी है और पढ़ी भी होगी। और होती क्या है बहिष्ठ कोण की प्रमेय, बहिष्ठ कोण की प्रमेय हमारी ये होती है कि जो बाहर एंगल बना है वो अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर है। तो अर्थात हम यह कह सकते हैं बाहर एंगल कितना बना है हमारा डेल्टा m, अंदर कौन कौन से बने x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा डेल्टा m इक्वल टू एक्स प्लस वाई। समीकरण हम 1 मानते हैं। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि जब 2 भुजाएं एक दूसरे को परस्पर काटती हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी जो हमारा एंगल I है वो x प्लस आर के बराबर होगा और जो I डैश है वो y प्लस आर डैश के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर देखें I बराबर कितना हो जाएगा x प्लस आर, यहाँ से x की वैल्यू निकालें I माइनस के r। इसी प्रकार I डैश बराबर
वाई प्लस के आर डैश, ये हो जाएगा वाई बराबर आई डैश माइनस के आर डैश। एक्स वाई के मान समीकरण 1 में लगा दोगे तो ये जाएगा डेल्टा एम बराबर आई माइनस के आर प्लस आई डैश माइनस के आर डैश। अब आई दोनों प्लस के उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लो और आर काय के माइनस के, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लो वहां से, यह जाएगा आर प्लस के आर डैश। समीकरण 2। अब हम इस चित्र में देख रहे हैं एक चीज कि अगर हमारा देखें ए डी जी एफ, ये क्या है, एक समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये हो जाएगा ए प्लस के जी बराबर 180, ए प्लस जी बराबर कितना 180, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 होता है, तो वो हो जाएगा आर प्लस आर डैश प्लस के जी, आर प्लस के आर डैश प्लस के ये जी है बराबर 180। दोनों को बराबर रख सकते हैं तो यह जाएगा ए प्लस के जी इक्वल आर प्लस के आर डैश प्लस के जी। यहां लिखेंगे हम इसके बाद में जी से जी कैंसिल, ए की वैल्यू हमारी आ गई आर प्लस के आर डैश। यहां आने के बाद हम लिखेंगे यदि आई बराबर आई डैश तथा आर बराबर आर डैश है तब क्या हो जाएगा, यहां आओ समीकरण 2 में देखोगे तो आप देखोगे है लिखोगे समीकरण 2 से कि डेल्टा एम बराबर आई प्लस के आई माइनस के ए, क्योंकि इसकी जगह क्या लिख दिया हमने ए, अब ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये हो गया 2i, आई की वैल्यू कितनी आ गई डेल्टा एम प्लस के ए बाई 2। ये मैंने कराया भी है प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, चाहे आप प्ले लिस्ट में देख लेना। उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे a बराबर क्या लिखा है r प्लस के r, और ये हो गया 2r, और ये हो गया a, या r बराबर कितना हो जाएगा a बाई 2। अब हमारे पास i और r के मान हैं। आपने पढ़ा है स्नेल के नियम से, काहे के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, नियम से n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, यहां लिख देंगे n इक्वल टू साइन आई, आई की जगह कितना हमारा a प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये वाली वैल्यू हमने आई के स्थान पर उठाकर रख दी, और साइन आर की जगह कितना a बाई 2, और यही हमें सिद्ध करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है। आगे एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं। कि रेडियो एक्टिव विघटन संबंधी रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम लिखिए। हेडिंग डाल दे रहा हूं रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। ये हेडिंग डालो, इसके बाद आप लिखो, मैं बोल रहा हूं।
ये होता है किसी भी समय रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर, किसी भी समय रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। देख लो एक बार, किसी भी समय रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती। क्या है बेटा? रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के कैसी होती है? अनुक्रमानुपाती। अब हम देख रहे हैं यहां अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं। हमने यहां लैम्डा कांस्टेंट ले लिया, लिखेंगे जहां लैम्डा एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे क्षय नियतांक कहते हैं। अब हम n को बटे में ले जाते हैं, माइनस डी टी को इधर ले जाते हैं, डी एन बटे एन माइनस के लैम्डा डी टी। अब d का मतलब क्या है? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल कब गायब होगा? जब इंटीग्रेशन होगा। तो लिखेंगे दोनों ओर का समाकलन करने पर। इंटीग्रेशन डी एन बटे एन इक्वल माइनस लैम्डा डी टी, और इंटीग्रेशन करते पे एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। उसके बाद में हमें पता है टोटल डेरिवेटिव के बटे में जो है वो डी एन के बटे है, तो वो लॉग बन जाता है। ये आ जाएगा लॉग एन। इंटीग्रेशन है डिफरेंशियल कैंसिल, माइनस के लैम्डा टी प्लस के ए। अब हम ए की वैल्यू यहां से कैसे निकालें? प्रारंभ में n बराबर एन नॉट, टी बराबर 0, तब क्या हो जाएगा? लॉग एन नॉट बराबर माइनस के लैम्डा गुणा 0 प्लस के ए, या ए बराबर लॉग एन नॉट। अब ए का मान समीकरण 1 में लगा दो। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? लॉग एन माइनस के लैम्डा टी प्लस के लॉग एन नॉट। अब प्लस के लॉग एन नॉट है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के लैम्डा टी। ये हो जाएगा लॉग एन बटे एन नॉट माइनस के लैम्डा टी। इधर से लॉग हटाओगे ये ई की पावर में चला जाएगा, ई की पावर माइनस के लैम्डा टी बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी। यही रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम है। कभी कभी हमें इतना भी सिद्ध करने आ जाता है, कह देता है कि सिद्ध कीजिए कि एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी। आप इसे नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन इसी में दिया है बीट स्टोन सेतु के लिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ जाता हूं।
क्वेश्चन क्या है बोल दे रहा हूं, सुन लो, आप अपने अनसोल्ड पेपर में देख लो कि किरचॉफ के परिपथ संबंधी नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के लिए सिद्ध कीजिए P/Q बराबर R/S। कुल मिला के व्हीटस्टोन सेतु ही सिद्ध करना है इसमें, व्हीटस्टोन सेतु। लिख दो कि इसमें भी इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से हम किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 4 प्रतिरोधों को एक आयताकार रूप में लगाकर परिपथ तैयार करते हैं तथा इसके विकर्ण में एक धारामापी लगा देते हैं, जिससे परिपथ में होने वाली धारा के विक्षेप का हमें लगातार पता चलता रहता है। ये भी मैंने करा दिया, आप जाकर डिस्कशन में इसकी वीडियो देख लेना। मैं इसमें एक चित्र बना रहा हूं, ये धारामापी है, ये बैटरी है जो कि करंट फ्लो करेगी। धारा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, PQRS। इसमें धारा हमारी I1 प्रवाहित हो रही है पूरी, इसमें I2, पूरे वायर में I2 ही रहेगी और फिर वो धारा निकल आएगी I हो जाएगी। ये प्रथम बंद पास है, ये द्वितीय बंद पास है। बस इसमें लिख दोगे माना 4 प्रतिरोध PQRS है जिन्हें आयताकार रूप में लगाया गया है। अब यहां हम किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता लेंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है कि जो प्रतिरोध धारा के डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव होते हैं और अदरवाइज निगेटिव होते हैं। हम यहां से देख रहे हैं हमारा ये तीर ऊपर की ओर जा रहा है और धारा भी ऊपर की ओर जा रही है, तो I1P प्लस का आएगा। I1P का आएगा होगा प्लस का। नीचे आए, धारा नीचे की ओर जा रही है, तीर हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, तो I2R जो होगा वो माइनस का होगा। और बैटरी कहीं भी लगी नहीं है, ये प्लस का है, माइनस का इधर जाए तो काय का हो जाएगा प्लस का। समीकरण 1। अब इसी प्रकार इसके लिए देखें, I1Q का है का प्लस का, माइनस I2S निगेटिव। अब ये माइनस का इधर जाए तो काय का हो जाएगा प्लस का। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, I1P अपॉन I1Q बराबर I2R बटे I2S। I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, कुल मिला के ये हो जाएगा P/Q बराबर R/S। और यही अनसोल्ड पेपर में क्वेश्चन देखो सिद्ध भी यही करवा रहा है। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा।
इसमें आगे क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? वैद्युत अनुनाद परिपथ किसे कहते हैं? यानी ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरण प्रतिघात धारिता प्रतिघात के बराबर होता है, वह परिपथ श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाता है। और श्रेणी अनुनादी परिपथ में तुम जानते हो जब प्रेरण प्रतिघात धारिता प्रतिघात के बराबर है तो एक्सएल को ओमेगा एल, एक्सी को 1 ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर एल सी आ जाता है, वर्ग घटाओगे वर्गमूल चढ़ जाएगा। फिर तुम्हारा आ जाएगा क्या, ओमेगा बराबर 1/√LC, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख दोगे, एफ बराबर हो जाएगा 1/2 पाई √LC। ये तो आपने करा होगा। एक है इसमें क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान, काय का, विभवांतर का, यानी VRMS की वैल्यू दी है हमने, कितनी दी है, 100√2। ये 3 नंबर का बहुत आसान सवाल है। अभी कह रहा है कि वोल्टेज का शिखर मान निकालो। आपने पढ़ा भी है कि वोल्टेज का शिखर मान हम कैसे निकालते हैं। आपने पढ़ा है कि VRMS बराबर क्या होता है, V0/√2। इसकी वैल्यू कितनी है, 100√2, V0/√2 बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई, V0 की वैल्यू हो जाएगी 100√2 और √2, इसका मान हो गया 2 और ये जाएगा 100 गुणा 2, या V0 का मान जाएगा 200। और वो कह रहा है कि औसत पूरे चक्र के लिए औसत विभवांतर क्या होगा। तो पूरे चक्र के लिए औसत विभवांतर और औसत धारा क्या होती है, वो ऑलवेज 0 होती है। बस ये सवाल है 3 नंबर में, बताओ कोई सवाल है ये। आगे देखो, ये कितना आसान सवाल है कि भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव लिखिए। तो डियर स्टूडेंट, भूचुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। पहला अवयव क्या होता है, पहला अवयव हमारा ये होता है दिक्पात कोण। और दिक्पात कोण की परिभाषा आप जानते हो, नहीं जानते हो तो नोट कर लो। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर, लिखो, चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। क्या हो जाएगा, चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। अब बात आती है, दूसरा घटक होता है हमारा नमन कोण या नति कोण। चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा के बीच, चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा के बीच बने न्यूनतम कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। बाकी फिर तीसरा घटक होता है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। उसके लिए आप क्या करोगे, H बराबर V cos थीटा मान लो। ऊर्ध्वाधर घटक के लिए V बराबर V sin थीटा मान लो। समीकरण 1-2 को वर्ग करके जोड़ दोगे तो वहीं से क्षैतिज घटक का तुम्हारा वो आ जाएगा। संपूर्ण तीव्रता के लिए देखो मैं बताऊं कैसे। क्षैतिज घटक होता है H बराबर V cos थीटा, V बराबर V sin थीटा। संपूर्ण तीव्रता जब निकालनी होती तो इन दोनों के वर्ग करके जोड़ने पर, जब वर्ग करके जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, यहां से भी V स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, V स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, V स्क्वायर कॉमन ले लो,
ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, या v बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये संपूर्ण तीव्रता के लिए, इसे 1 मानो, इसे 2 मानो। फ्रॉम सेकेंड बाई 1 वी गेट, तो ये हो जाएगा v अपॉन एच बराबर v साइन थीटा अपॉन v कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल, यही आ जाएगा टेन थीटा बराबर v अपॉन एच, ये थीटा बराबर टेन इनवर्स v अपॉन एच। इससे हम नमन कोण और नति कोण निकाल लेते हैं। ये तीसरा घटक है। इसका एक सवाल ही आता है, बाकी ये लिखना नहीं आता है। ये 5 मिनट की और वीडियो रह गई है, बस आप देख लो। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन नियम की व्याख्या। ये मैंने आपको कराया है, आप उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। और फिर इसका ये है क्वेश्चन बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष के किसी बिंदु पर, तो इसका मतलब हो गया कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, वो भी हमारी हैगी इसमें लिखी हुई, देख लेना। आगे हमारा प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, वो ये W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी, इसे भी हमने कराया है बेटा। फिर आपने 2 आवेशित चालकों को जोड़ने के पश्चात ऊर्जा में हानि का सूत्र है, वो भी आपने कर रखा है। गॉस की प्रमेय भी आपने कर रखी है। 2 समांतर धारावाही तारों के बीच भी बल आपने कर रखा है। ये आपका प्रैक्टिस सेट, यानी कहना चाहिए कि अनसोल्ड पेपर का कौन सा सेट है ये हमारा, $346 डबल एफ, 346 डबल एफ, 1 घंटे 1 मिनट 346 डबल एफ लगभग ये हमारा समाप्त सा हो चुका है। और अगर इसके बाद भी कोई तुम्हें लग रहा है कि हमें क्वेश्चन कराना होता, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना, जिससे कि क्या होगा, मैं उस क्वेश्चन का जवाब आसानी से आपको दे दूंगा। और कुल मिलाकर पहले वाला भी अनसोल्ड पेपर देख लिया होगा आपने, नहीं देखा होगा तो देखना चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, और टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देना पूरे 1 घंटे। और आपके मोटिवेशनल के लिए वीडियो को लाइक करते रहा करो और दोस्तों में शेयर करते रहा करो। ये ऐसी वीडियो है जो आपको एक जगह ही सारे क्वेश्चनों का PDF भी नहीं मिलेगा और ना ही आपको किताब में मिलेंगे। अनसोल्ड पेपर का टाइम है, इस समय आपको अनसोल्ड पेपर ही करना चाहिए, उससे आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा कि हम कितना जानते हैं। अगर आप अनसोल्ड पेपर हाथ में लेने के बाद सारे क्वेश्चन कर लेते हो, तो ये मान के चलो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर आपको देखने की आवश्यकता पड़ रही है अब भी, तो आपकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर पुनः एक बार कहेंगे, यदि आप हमारे YouTube चैनल कौन सा फिजिक्स बाय सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और मित्रों के साथ क्या करें, शेयर भी करें, जिससे क्या होगा, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले भविष्य में आपके पास पहुंचेगा। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।